मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान की रजत बूंदें इसका आगे का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, उसके आगे इसके पहले आपने पढ़ा है कुएं की खुदाई करते समय चिजारों किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से कुएं की खुदाई होती है। ऐसे जगह पर जहाँ उस रेगिस्तानी जमीन में नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी लगी होती है। इसमें आपको बताया गया कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जैसे दोमट या काली मिट्टी। जैसे दोमट या काली मिट्टी, इनमें इस तरह की स्थिति बनती है। इसके क्षेत्र हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का पहरा बैठा रहता है। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया कि ऊपर बालू के जो रेत हैं, जो बालू के कण हैं, वो रहते हैं। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि यदि बालू आता है, मकान वगैरह बनती है तो उस समय नदी से बालू मंगाए जाते हैं निकलवा के, तो उसमें जो नमी होती है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है। बालू यदि दरवाजे पर बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए गिरवा के तो ऊपर एक लेयर उसका बस थोड़ा सा सूखता है, बाकी नीचे नमी हटाने पर वैसे मिलती है। इस तरह से जो रेगिस्तान की जो जमीन है, बलुई जमीन है, रेतीली जमीन है, उस जमीन की भी यही स्थिति है कि उसमें जो वर्षा का पानी समाया होता है उसका वाष्पीकरण नहीं होता। जिस तरह से अपनी तरफ दरारें फट जाने के कारण सूख जाती हैं मिट्टियाँ और उनका वाष्पीकरण हो जाता है, नमी भाग जाती है। वहाँ ऊपर यह रेतीली जमीन की जो बालू के कण हैं ये उनकी रखवाली करते हैं, उनका वाष्पीकरण नहीं होने देते। और नीचे जो मिट्टी में खड़िया पत्थर की पट्टी लगी हुई है वो उसे जमीन के नीचे, उस पट्टी के नीचे नहीं जाने देती। यह बीच में, इन दोनों के बीच में यह जो नमी है वो संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। और जब उसमें कुएं बनाई जाती है तो वही संचित नमी उसमें पानी के रूप में लोगों को पीने के लिए मिलती है, क्योंकि उस एरिया में यदि कुआं बनाया जाए तो उस कुएं का पानी खारा होता है, भूगर्भीय जल खारा होता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बनाई जाए तो उसका पेट खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंद में बदलती है, बूंद बूंद रिसती है
और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। लेखक का कहना है कि अब ऐसे क्षेत्र में जब कुएं बनाई जाती है तो उस कुएं में यही नमी बूंद बूंद रिस करके इकट्ठी होती है। उस खारे पानी के समुद्र में, उस खारे पानी के क्षेत्र में यह अमृत जैसा मीठा पानी इसका होता है जो पीने के काम आता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों के व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर की नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी कितना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। इसी अमृत पानी को पाने के लिए जो इस कुएं से प्राप्त होती है, मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है और विचार किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन से? इसका पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी जो धरातल पर बहता है, तालाबों में और आपके नदियों में जो पाया जाता है। बरसात का पानी जो आता है इकट्ठा होता है या धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। लेखक का कहना है कि यहाँ जो आदि शब्द है इसमें भी बहुत कुछ छिपा है, आगे उसके बारे में बताएगा। पानी का दूसरा रूप है, पहला पालर पानी और पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। कुआं खोद करके या हैंडपंप से जो पानी नीचे से निकाला जाता है, यह पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। यह राजस्थान में है। यह राजस्थान की मरुभूमि में पालर पानी और पाताल पानी के बीच में पानी का तीसरा रूप मिलता है रेजाड़ी पानी का। यह वही रेजाड़ी पानी है जो उस रेत में समाई हुई नमी के द्वारा बूंद बूंद करके, रिस करके कुएं में आती है। इसे कहते हैं रेजाड़ी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। इस क्षेत्र में वर्षा के जल को भी मापने का, उसे नापने का एक जो मात्रा है वो इंच या सेंटीमीटर में नहीं है बल्कि उसके लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। और जो रेजा शब्द की माप है, जो रेजा माप है, वो धरातल पर हुई वर्षा का माप नहीं है बल्कि धरातल में समाई हुई वर्षा का माप है। कितना नीचे नमी गई है बारिश की, वो उसको बताता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। अगर किसी दिन
मरुभूमि में वर्षा हो और वो 5 अंगुल नीचे धरती में समा जाए तो उस बारिश को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। उसकी माप 5 अंगुल रेजो है। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है और ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। करें ये जो रेजाड़ी पानी है, रेजाड़ी पानी मतलब जो उस नमी में समा रही है, रेगिस्तान की उस भूमि में वर्षा का पानी जो नमी में जा रहा है, जहां नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं है, वो पानी नीचे जाके पाताल पानी से मिल जाता है और अगर वहां का पाताल पानी खारा है तो वो भी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास में कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल में मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। थोड़े थोड़े पार्ट में होती है, ऐसा नहीं कि एक बार पूरी कुएं बना ली जाए, थोड़ी थोड़ी उसकी खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद जो चेजा है उसकी चुनाई करता है ताकि वो बगल की जो दीवार खुदने पर बनती है वो मिट्टी भसक के फिर उसको भर न दे। यह काम आसान नहीं है, कठिन काम है जिसके लिए कुशलता और कारीगरी की आवश्यकता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। 20-25 फीट नीचे गहरी खुदाई हो जाती है, उस समय हवा भी कम होने लगती है, नीचे हवा नहीं मिल पाता है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है और मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप एक प्रकार की घास जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है, खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। पहले दिन कहीं ऐसी मिट्टी होती है, कहीं ऐसी स्थिति होती है जहाँ केवल ईंटे की चुनाई से काम नहीं चल पाता। वहाँ खीप एक प्रकार की घास है, उससे रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी को उसकी गुलाई पे लपेटा जाता है और फिर तब वहाँ चिनाई की जाती है। पहले दिन खुदाई के साथ ही ऐसी जगहों पर उस घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो जब चुनाई का काम करता है तो कुछ लोग अपना ऊपर वो उसकी रस्सा रखने लगते। लगभग कुएं कोई 10 हाथ की खुदाई हो जाने के बाद इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है।
और फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। ऊपर से बिछाते जाएंगे, उसको नीचे। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा घेरे का अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। इसे रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, उसमें फिर मिला के बढ़ देते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। जब उसके नीचे खुदाई होती है तो फिर उसके नीचे उसको सरका दिया जाता है, जो ऊपर रस्सा रहता है उसको और नीचे बैठा दिया जाता है। जैसे यदि ये रस्से को इस तरह से यदि खुदाई में बनाया, ये ऊपर का भाग था, और दूसरे दिन जब खुदाई हुई इस तरह से इस रस्से को पूरी मिला दी, और जब दूसरे दिन खुदाई हुई, मान लो 10 हाथ की खुदाई हो गई तो 10 हाथ की रस्सी लगा दी गई किनारे, और दूसरे दिन जब खुदाई हुई नीचे चिनारों में जिसके नीचे खुदाई करता है, ये नीचे खुदाई होती है, तो अब जब ऊपर बनाता है तो इसको फिर यहाँ से दबा दिया जाता है, सरका दिया जाता है नीचे, और 10 फीट नीचे चली जाती है, 10 हाथ नीचे चली जाती है। इसी तरह से ये बनाते जाते हैं और इसको नीचे खिसकाते जाते हैं ताकि उसकी मिट्टी गिरे नहीं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से को पहले दिन जमाई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई कर दी जाती है। इस कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं ईंटे की चिनाई भी कर दी जाती है, और जब ये नीचे सरका दिया जाता है दूसरे दिन अगला जब बढ़ना होता है तो फिर इसमें उसको फंसा देते हैं और बढ़ते जाते हैं, इसको चलाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास में कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, और इतने ही रस्से में रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सी बांधना पड़े तो रस्सी की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खोदी जा रही है या रस्सा बन रहा है। कह कि यदि 30 हाथ की गहरी कुएं बनती है तो उसके लिए लगभग 4000 हाथ की रस्सी लगती है, और जहां ऐसा काम होने लगता है होता है तो नए लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं कि यहाँ कुएं खोदी जा रही है कि रस्सी बनी है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रेजाली पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बड़, कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगालों मतलब उसकी मोटी मोटी टहनियों से। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। जहाँ यह खीप की रस्सी की अनुपलब्धता होती है या पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, वहाँ इस तरह के निर्माण के लिए अरणी या बड़ या बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों यानी मोटी टहनियों से उसको टिका करके रखते हैं, वहाँ बनाते हैं। इसके लिए जो सबसे उत्तम लकड़ी होती है वो अरणी की लकड़ी होती है। अगर अरणी की लकड़ी नहीं हो तो आग से भी यहाँ काम चलाया जा सकता है। बस आज वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।